इस कहानी की शुरुआत में हम 1925 के वक्त सेबला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अलास्का के नोम शहर में स्लेज से चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया करता, जिसे मशर कहा जाता है। उसके सभी डॉग काफी ट्रेन होते हैं, पर इन सभी डॉग को लीड करने वाला टोगो होता है जो काफी फुर्तीला और होनहार है। वो मुसीबतों को पहले भाप लिया करता। आज पहाड़ों से गुजरने के दौरान काफी रेनडियर भागकर दूर जा रहे होते हैं। टोगो भी स्लेज का रास्ता बदल लेता है। सेबला को कुछ समझ नहीं आता। वो स्लेज को मोड़ने की कोशिश करते पर टोगो नहीं सुनता। कुछ देर बाद जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चला कि जिस रास्ते से वो पहले जाने वाले थे उस तरफ का मौसम काफी खराब हो रहा है। सेबला को इससे टोगो पर काफी प्राउड फील होता है। वो उसकी तारीफ करते हैं। अब वो कुछ घंटों के सफर के बाद नोम में आ जाते हैं, पर आज उन्हें वहाँ के हालात काफी बदले हुए लगते हैं। एक आदमी उन्हें बताता है कि पूरे नोम में डिप्थीरिया नाम की महामारी फैल चुकी है। सेबला काफी वक्त से बाहर थे। वो पूछते हैं कि ये सब कब से हुआ। वो आदमी बताता है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और इस बीमारी से ज्यादातर बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं। 5 बच्चों की अभी तक मौत हो गई और 20 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में हैं। सभी काफी परेशान हैं। मेयर को फेयर बैंक्स हॉस्पिटल में सीरम का पता चला है, पर उन सीरम को यहाँ कैसे लाया जाए सभी इसी बारे में मीटिंग कर रहे हैं। तुम्हें भी उस मीटिंग में बुलाया गया है। सेबला भी वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर सभी को बताता है कि अगर बच्चों को जल्दी एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो सभी मारे जाएंगे। सभी बच्चों के पेरेंट्स काफी दुखी होते हैं। मेयर जॉर्ज बताते हैं कि सीरम नेनाना के फेयर बैंक्स हॉस्पिटल में है, जो यहाँ से 600 मील यानी लगभग 965 किलोमीटर दूर है। वो प्लेन से सीरम मंगवाना चाहते थे, पर मौसम काफी खराब था। वो सेबला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सेबला बताते हैं कि इतना खराब मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज जब हमारा कारीबू रेनडियर से सामना हुआ तो टोगो उनके पीछे नहीं भागा, बल्कि वो दूसरी तरफ मुड़ गया क्योंकि वो खराब मौसम से डर रहा था। मेयर उससे पूछते हैं कि तुम कितनी जल्दी नेनाना जाकर सीरम लेकर आ पाओगे, पर सेबला इतने खराब मौसम में नहीं जाना चाहता क्योंकि कोई भी स्लेज राइडर खराब मौसम में इतनी दूरी की ट्रिप नहीं कर सकता। मेयर कहते हैं कि मैं ओपन कॉकपिट एरोप्लेन का इंतजाम करूंगा, शायद वो सीरम लेकर आ पाए। सेबला बाहर आकर देखते हैं कि तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेबला घर की तरफ निकलने लगे, तभी डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं। सेबला उन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप करता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमारे नोम को अब भाग्य की जरूरत है क्योंकि कोई चमत्कार ही बच्चों को बचा सकता है। सेबला परेशान हुए हॉस्पिटल की विंडो से जाकर देखते हैं। हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे दर्द से कहरा रहे थे और लगातार रोए जा रहे हैं। सेबला को काफी बुरा लगता है। अब वो घर आ जाते हैं जहाँ टोगो बेबी अस्की के साथ खेलने लगा। सेबला सभी डॉग्स को वैक्सीन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उसकी वाइफ कॉन्स्टेंस आ जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम सीरम लेने के लिए जाने वाले हो। सेबला कहता है कि मैं पहले से ही काफी दिनों के बाद वापस लौटा हूँ। मैं वापस इतनी बड़ी ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, पर वो जानती थी कि वो लोगों की मदद करने के लिए जरूर जाएगा, इसीलिए वो वैक्सीन की तैयारी कर रहा है। उसे काफी चिंता होती है। वो बताती है कि बाहर मौसम काफी खराब है और टोगो भी 12 साल का हो चुका है। अगर उस मिशन पर गया तो मारा जाएगा क्योंकि साइबेरियन डॉग की उम्र 12 से 15 साल के बीच ही होती है। सेबला कहते हैं कि वो मेरे स्लेज डॉग का लीडर है, मैं उसके बिना जा नहीं सकता। वाइफ रो रही होती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा वर्किंग डॉग है, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सेबला कहता है कि तुम जान लो कि अगर मैंने उसके बिना नेनाना जाने की कोशिश की तो मैं वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी बातों से कुछ तय नहीं किया जा सकता कि ये टोगो का आखिरी वक्त है या नहीं। अब वहाँ डोर नॉक की आवाज सुनाई देती है। मेयर वहाँ आए थे। वो बताते हैं कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही था, मौसम काफी खराब है, इसीलिए नेनाना से कोई भी एयरप्लेन से सीरम रेस्क्यू नहीं भेजा जा सकता। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सेबला परेशान होता है। उन्हें इल्म था कि ये ट्रिप उनके लिए कितनी खतरनाक रहने वाली है। वो टोगो से कहते हैं कि ये ट्रिप हमारे इंतहाम की तरह है। अब वो जाने के लिए अपनी स्लेज को तैयार कर लेते हैं। वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। वो टोगो के पास आकर कहती है कि मेरे बच्चे, मैंने बचपन से ही तुम्हारा ख्याल रखा और अब तुम सेबला को वापस लेकर आओगे और उनके साथ तुम भी लौटकर जरूर आना। यह कहकर वो घर में आ जाती है। वो काफी दुखी होती है, पर अब सेबला वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। नॉर्म के सभी लोग उन्हें हौसला देते हैं। अब उन सभी की सारी उम्मीदें सेबला पर ही टिकी हुई थी। टोगो फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। वो सीधे तूफान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेबला कुछ वक्त पहले ही न्यू साइबेरियन हस्की पपी को घर लाए थे। वाइफ कॉन्टेंस उसका ख्याल रख रही थी। सेबला काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने बेड पर डॉग को लेटाया होता है। वो कभी
सभी डॉग को बेड पर देखना पसंद नहीं करते। वो कहती है कि इसे चोट लगी है। सेबला कहते हैं कि ये काफी कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा बचेगा। कॉन्स्टेंस को पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर जिएगा और सेबला की जिंदगी में एक नया बदलाव लाएगा। ये पपी और कोई नहीं बल्कि टोगो ही था। वक्त गुजरता रहता है, टोगो अब बड़ा हो रहा था पर वो काफी शरारती होता है, साथ ही वो काफी फास्ट भी होता है। इसीलिए कॉन्स्टेंस कहती है कि तुम्हें अपने स्लेज डॉग में इसे मौका देना चाहिए, पर सेबला मना करता हुआ कहता है कि ये काफी कमजोर और बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, ये कभी भी स्लेज डॉग नहीं बन सकता। मैं जल्दी से बेच दूंगा। मैंने पहले से ही मिस्टर एंडरसन से बात कर ली है, उसे एक नया पपी चाहिए, वो जल्दी से ले जाएंगे। कॉन्स्टेंस काफी गुस्सा होती है। सेबला कहते हैं कि हमारे पेट नहीं ना ही बच्चे हैं, ये हमारे वर्किंग एनिमल्स हैं जिन्हें हम काम करवाने के लिए पालते हैं। अगले दिन वो टोगो को मिस्टर एंडरसन को सौंप देते हैं। कॉन्स्टेंस काफी दुखी होती है। टोगो भी जाना नहीं चाहता। वो उस केज के बाहर निकलने की कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता। अगले दिन एंडरसन उस डॉग को वापस छोड़ जाता है और बताता है कि तुम्हारे डॉग ने मुझे काफी परेशान किया। कॉन्स्टेंस इससे खुश होती है। वहीं प्रेजेंट में सेबला एक शॉर्टकट लेकर बर्फीले पहाड़ से होते हुए गुजर रहे थे। आगे पहाड़ टूटा हुआ होता है। टोगो को इसका पता चल जाता है, इसीलिए वो पलटने की कोशिश करने लगा। सेबला भी स्लेज को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रोक नहीं पाते और गिर जाते हैं। वो सभी नीचे गिरने वाले थे पर तभी वो हुक को पत्थर में फंसाकर बच जाते हैं। वो टोगो को आवाज लगाकर उसे ऊपर आने को कहते हैं। टोगो फुल पावर से सभी डॉग को लेकर ऊपर आने लगता है। टोगो के पैर पर प्रेशर पड़ने से खून बहने लगता है, जिससे वो एक रोड हाउस में आ जाते हैं। दरअसल बर्फीले इलाकों में जगह जगह रोड हाउस बने होते हैं जहां मच्छर रुककर आराम कर सकते थे। वहां मौजूद औरत टोगो का इलाज करती है। वहीं पास्ट का सीन दिखाया जाता है। टोगो हमेशा केनल से बाहर निकल आता था, इसीलिए सेबला केनल के चारों तरफ पत्थर लगा देते हैं ताकि वो स्लेज ट्रेनिंग के वक्त उन्हें परेशान न करे और वो अपने डॉग्स को लेकर काम पर निकल जाते हैं। टोगो वापस से गड्ढा करने लग जाता है। सभी डॉग बेबी उसे देख रहे होते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। टोगो हार नहीं मानता और हर तरफ गड्ढा करके देखता है, जिससे उसे बिना पत्थर वाली जमीन मिल जाती है और वो बाहर निकलकर वर्किंग डॉग के पास पहुंच जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। सभी डॉग उसे देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते पर वो उनके हाथ नहीं आता। तभी उसे रेनडियर दिखाई देते हैं, जिससे टोगो उनके पीछे भागने लगता। टोगो के पीछे पीछे बाकी डॉग भी भागना शुरू कर देते, जिससे सेबला स्लेज पर से कंट्रोल खो देते और पानी में जाकर गिरते हैं। सेबला अब उससे काफी परेशान हो चुके थे, इसीलिए उसे टेक रूम में बंद करने की तैयारी करने लगते हैं। कॉन्स्टेंस उनसे इसकी वजह पूछती है। सेबला बताता है कि यह हमेशा केनल से भाग जाता है और हमेशा मेरे वर्किंग डॉग के बीच आकर उन्हें परेशान करता है। अब वो दोनों को अंदर छोड़कर गेट पर लॉक लगा देते हैं और डॉग को लेकर काम पर निकल जाते हैं। टोगो को इसका पता चल जाता है, उसे कुछ भी करके बाहर निकलना था। वो गेट खोलने की कोशिश करता है पर डोर पूरी तरीके से लॉक था। उसे ऊपर एक छोटा वेंटिलेशन का पाइप नजर आता है। टोगो टेबल से चढ़कर ऊपर जाता है और धीरे धीरे करके सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे बढ़ता है। इससे काफी जान टूट चुके थे और अब वो वेंटिलेशन पाइप को हटाकर बाहर निकल जाता है। कॉन्स्टेंस भी ये देख लेती है, जिससे वो उनकी इंटेलिजेंस देखकर काफी खुश होती है। टोगो काफी तेजी से रन करके वापस सेबला के पास पहुंच जाता है और वर्किंग डॉग को परेशान करता है। सेबला काफी गुस्सा होते हैं। वो उसे एक लेडी के पास छोड़ने जाते हैं जो एक पेड़ चाहती थी। सेबला उस लेडी को बताते हैं कि ये भागने में काफी उस्ताद है, इसीलिए आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लेडी कहती है कि मैं इस डॉग को हमेशा अंदर ही रखूंगी। पिछले विंटर के सीजन में भेड़िए मेरे दरवाजे के बाहर आ गए थे, जिससे मुझे काफी डर लगा, लेकिन जब ये साइबेरियन हस्की डॉग मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी बात का डर नहीं होगा। कॉन्स्टेंस खुश नहीं होती क्योंकि वो टोगो को सिर्फ अपनी रखवाली के लिए रखना चाहती थी। वो कहती है कि अच्छा होगा कि तुम इसे भेड़िए के वक्त बाहर ना निकाल दो। सेबला उसकी बात को दबा देते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही टोगो वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर डोर लॉक होने से वो जा नहीं पाता। अगले दिन सेबला जब काम पर निकलते हैं तो अभी भी टोगो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उस लेडी ने सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया था। वो लेडी कहती है कि तुम जैसे ही थक जाओगे फिर मैं तुम्हें अच्छे मैनर से सिखाऊंगी ताकि तुम बाहर भागने
भागने की कोशिश ना करो। टोगो उस पर ही भौंककर उसे डरा देता है। टोगो को बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। उसके ठीक सामने कांच की एक खिड़की थी। वो पीछे जाकर फुल स्पीड में रन करता है और उस कांच को तोड़कर भाग जाता है। सेबला जब पहाड़ों से गुजर रहे होते हैं तब टोगो उन्हें रास्ते में नजर आता है, जो उन्हें घूरकर देख रहा था। अब वो उनके पास आ जाता है और सभी डॉग को परेशान करने लगता है। सेबला उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उस पर लगे कांच से उनके हाथ पर घाव हो जाता है। वो परेशान होते हैं कि टोगो को चोट लगी है। वो उसे अपने स्लेज में रख लेते हैं पर वो वर्किंग डॉग की तरह गाड़ी को खींचना चाहता था। सेबला उसे एक मौका देते हैं और सबसे पीछे वाले डॉग को उठाकर बांध देते हैं, पर टोगो सबसे आगे जाकर बैठता है क्योंकि उसे सभी को लीड करना था। सेबला कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा और वो उसे सबसे पीछे बांध देते हैं। पास वाला डॉग उसे डराने की कोशिश करता है। टोगो से नहीं डरता और उसे प्यार की पुचकार देकर दोस्त बना लेता है। सेबला अब सभी को आगे बढ़ने को कहते हैं। टोगो काफी स्पीड में दौड़ रहा था जिससे वो उस डॉग से भी आगे निकलने लगा। सेबला ये देखकर हैरान थे और अब टोगो को और ज्यादा आगे बांध देते हैं, पर वो सभी से आगे तेजी से दौड़ता जा रहा था जबकि वो दिखने में कमजोर था। सेबला को उससे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो अब उसे सबसे आगे बांध देते हैं। सेबला भी अब खुश थे। कॉन्स्टेंस घर से टोगो के जाने से काफी दुखी थी, पर जब उसने टोगो को वर्किंग डॉग के साथ देखा तो वो बहुत खुश हो जाती है। सेबला उसे कहते हैं कि आज से पहले मैंने इतना फास्ट और टैलेंटेड स्लेज डॉग नहीं देखा। ये मेरे सभी डॉग को बहुत अच्छे से लीड कर रहा है। कॉन्स्टेंस भी खुश होती है कि आखिरकार उसके हस्बैंड को टोगो की काबिलियत का एहसास हो गया। यही वो वक्त था जब सेबला ने उसे टोगो नाम दिया, जो उन्होंने अंडरडॉग के नाम पर रखा। साथ ही वो टोगो की इस बात से भी काफी खुश थे कि वो उनके बुलाने के बावजूद भी बेड पर नहीं आता था और हमेशा गेट पर ही बैठा रहता। इस दिन से टोगो उनका फेवरेट डॉग बन गया। वही सेबला अब उस रोड हाउस से निकल जाते हैं, पर वो रोड के मुताबिक आगे नहीं बढ़ते बल्कि जमी हुई नदी को पार करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इससे वो पूरे एक दिन जल्दी नैनाना पहुंच जाएंगे। वही हॉस्पिटल में बच्चों की हालत काफी खराब होती है जिससे डॉक्टर काफी परेशान थे। वो बच्चों को कहानियां सुनाकर शांत करने लगते हैं। सेबला जान की परवाह किए बिना जमी हुई नदी को पार करने लगता है। इससे बर्फ में क्रैक आने लगते हैं। सभी डॉग डर रहे होते हैं पर टोगो में बिल्कुल भी डर नहीं था। सेबला भी टोगो का हौसला बढ़ाते हैं जिससे वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वही मेयर नैनाना में प्रेस के लिए एक मैसेज भेजते हैं जिसमें बताया जाता है कि 9 में महामारी फैली है जिससे एक मच्छर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके तेज तूफानों का सामना करते हुए सभी को बचाने के लिए वहां आ रहा है। सभी जगह ये खबर फैल जाती है क्योंकि इस वक्त वहां का मौसम 60 डिग्री से भी कम था। सेबला उस नदी को पार कर लेते हैं और नैनाना से सिर्फ 200 किलोमीटर ही दूर थे। वो एक रोड हाउस में रुककर अगले दिन वापस निकल जाते हैं और तेज तूफानों से होते हुए आगे बढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। सेबला की भी हालत काफी खराब होने लगती है, पर नैनाना से भी हेनरी नाम का एक मच्छर 31 मील दूर वो सीरम लेकर आ गया था। सेबला भी वहाँ पास से ही गुजरते हैं। वो आदमी तेजी से रन करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सेबला उस आदमी से मिलकर काफी खुश होते हैं और अब वो उसे रोड हाउस में लेकर जाता है और उसे वो एंटी टॉक्सिक देता है जिससे सभी बच्चों की जान बचाई जा सकती है। हेनरी बताता है कि कोई भी मच्छर आपके जैसा बहादुर और स्ट्रॉन्ग नहीं। हम सभी -60 डिग्री के टेम्परेचर में 30 मील की दूरी भी ठीक से तय नहीं कर पाते। कुछ देर सेबला वहीं रुककर टोगो और खुद को गर्म करते हैं और सुबह उन सीरम को अपने स्लेज पर रखकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें वापस से वो नदी पार करनी थी। हेनरी और रोड हाउस कीपर को बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो इतना खतरनाक रास्ता पार कर पाएंगे, क्योंकि नदी का मौसम ठंडा होने के साथ साथ बर्फ के टूटने का खतरा काफी ज्यादा होता है। वो उसे रुकने को कहते हैं पर सेबला नहीं रुकते। सेबला नदी के बिल्कुल बीच में आ चुके थे। आगे का मौसम देखकर उन्हें भी डर लगने लगा, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता जिससे वो जल्दी वापस नोम तक पहुंच सके। वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, पर बर्फ में पहले से ही क्रैक थे जिससे अब वो बर्फ टूटने लगती है और बिखर कर टुकड़ों में टूट रही थी। सेबला अपने डॉग को हिम्मत देते हैं। अब हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अलास्का में स्लेज कंपटीशन हो रहा था जिसमें सभी मच्छर ने हिस्सा लिया। उस वक्त सेबला ने भी पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था, पर हर किसी ने पहले वाले चैंपियन टीम पर ही बेट लगाई, लेकिन टोगो की वजह से सेबला सबसे आगे निकल गए और उन्होंने रेस जीत ली। सभी लोग इससे काफी खुश होते हैं सिवाय उनके जिन्होंने उन पर बेट नहीं लगाई। कॉन्स्टेंस और सेबला टोगो से काफी खुश होते हैं। वो पहली बार उसकी वजह से चैंपियन बने। साथ ही उन्हें $5000 भी मिले थे। सेबला अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने बचपन से टोगो को
गलत समझा, पर अब जाकर पता चल रहा है कि ये कितना फुर्तीला और समझदार है। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। आगे बर्फ पूरी तरीके से टूटी हुई थी, इसीलिए वो अब साइड से आगे बढ़ने लगते हैं और उन टूटी हुई बर्फ से ही रास्ते को पार करने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर टोगो के मन में बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। फाइनली वो नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर अभी भी वो बर्फ के टुकड़े पर अटके हुए थे। सेबला टोगो को आगे भेजते हैं और उसकी मदद से वो बर्फ को आगे धकेलते हैं। सभी उसे पार कर लेते हैं। टोगो के इस कारनामे से सेबला काफी खुश होते हैं। रात को वो एक रोड हाउस में रुकते हैं, जहाँ वही लेडी टोगो का ख्याल रख रही होती है। वो काफी दुखी होती है। सेबला इसकी वजह पूछते हैं। वो बताती है कि टोगो धीरे धीरे मर रहा है। सेबला इससे काफी परेशान होते हैं। वहीं हम कॉन्स्टेंस को देखते हैं, जो सेबला की मदद के लिए दूसरे स्लेज राइडर को भेजती है। अगले दिन सेबला वापस से नोम जाने के लिए निकलने लगते हैं, पर रोड हाउस कीपर उन्हें अपने पास बुलाकर नदी दिखाता है, जो अब पूरी तरीके से पानी में बदल गई थी। वो कहते हैं कि तुमने वाकई कल मौत को धोखा देकर यहाँ आ गए। अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो रास्ते में टोगो को स्लेज पर आराम करने को कहते हैं, पर टोगो आराम नहीं करना चाहता। वो बार बार आगे चला जाता है, जिससे सेबला भी उसे वापस से आगे बांध देते हैं। अब वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। काफी दिनों तक चलने की वजह से सेबला की हालत काफी खराब हो गई थी। मौसम भी काफी ज्यादा खराब होने से बर्फीली हवाएं चलने लगी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, जिससे वो टोगो के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा हूँ, जिससे तुम्हें ही सभी डॉग को लीड करके अगले रोड हाउस तक पहुँचना होगा। अब वो वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेबला को थकावट की वजह से स्लेज पर खड़े खड़े ही नींद आ जाती है। टोगो लगातार चलता रहता है। कुछ घंटों बाद जब उनकी आंख खुली तो सभी डॉग रुके हुए थे। वो लड़खड़ाते हुए टोगो के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, वरना हम यही मर जाएंगे। तभी वहाँ वो दूसरा मच्छर आ जाता है, क्योंकि टोगो उन्हें रोड हाउस ले आया था। सेबला मच्छर को बताते हैं कि सीरम स्लेज पर है। वो टोगो से काफी खुश होते हैं। अब सेबला आराम करने के लिए टोगो के साथ रोड हाउस पर रुक जाते हैं और दूसरे मच्छर उन सीरम को लेकर नोम की तरफ बढ़ते हैं। इतने लंबे समय तक चलने से टोगो का पेट जख्मी हो गया था। वहीं वो दूसरा मच्छर सीरम लेकर नोम पहुंच जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर को सीरम दे देता है। मेयर भी इससे खुश होते हैं। वहाँ मौजूद पत्रकार उस मच्छर का नाम ही रिकॉर्ड में ले लेता है और उसके लीड डॉग बाल्टो का भी नाम उसमें शामिल कर लेता है, जिससे अब बाल्टो को ही चैंपियन सेवियर बना दिया जाता है। सीरम की वजह से अब सभी बच्चे सही हो जाते हैं। सेबला को उस रोड हाउस में रहते हुए एक वीक हो गया था। अब वो घर की तरफ वापस निकल जाते हैं, पर टोगो की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो उसके साथ ही पैदल आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों के सफर के बाद घर पहुंच जाते हैं। कॉन्स्टेंस उन्हें आता हुआ देख लेती है, पर उसे पता था कि टोगो की हालत खराब होगी। सेबला ने उसे बेड पर लेटा दिया था। कॉन्स्टेंस उन्हें हौसला देती है। अगली दोपहर जब सेबला की आंख खुलती है तो बाहर उसकी वाइफ टोगो का ख्याल रख रही थी। वो काफी दुखी हुई बताती है कि मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें मशर, गुनार और बाल्टो को तुम्हारे कारनामे का क्रेडिट दिया गया है और तुम्हारा अखबार में कहीं जिक्र नहीं, जैसे तुम घर से ही ना निकले हो। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। नोम के लोग उन दोनों को थैंक्स कहते हैं और उनके लिए तोहफे भी लेकर आते हैं। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो एक छोटी लड़की भी अपने डेट के साथ उनसे मिलने आई होती है, जिसका नाम सेली होता है। वो टोगो के लिए एक लकड़ी का खिलौना बनाकर लाई होती है। सेली को टोगो की हालत देखकर लगता है कि वो बीमार है। वो सेबला से कहती है कि क्या मर रहा है। सेबला दुखी हुए बाहर आ जाते हैं। कॉन्स्टेंस उन्हें नॉर्मल करने आती है तो सेबला बताते हैं कि तुमने सही कहा था कि अगर हम इस ट्रिप पर गए तो टोगो मारा जाएगा, और अब वो धीरे धीरे मर रहा है और उसका पैर भी खराब हो गया। कॉन्स्टेंस भी इससे दुखी होती है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। टोगो का पैर ठीक नहीं हुआ था, जिससे सेबला उसे अपने साथ स्लेज पर लीड डॉग के रूप में नहीं लेकर जाते और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे काम पर जाना होगा, पर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। टोगो काफी परेशान होता है। वो उनके साथ जाना चाहता था। वो घर से निकलने की काफी कोशिश करता, पर गेट लॉक होता है। कॉन्स्टेंस उसे शांत करने की कोशिश करती, पर फिर भी वो घर से भाग जाता है। पैर पर जख्म होने के बावजूद भी वो अपने चारों पैरों से दौड़ रहा होता है। इससे सेबला का मन भी भर आता है। वो उसे गले लगा लेते हैं। कॉन्स्टेंस से देखकर खुश होती है। उन्हें एहसास हो चुका था कि टोगो कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। उन्होंने साथ में काफी अच्छा वक्त बिताया। टोगो के अब
खुद के पपीज हुए जिन्हें दुनिया भर के मशर लेने आने लगे, जिसे सेबला साइबेरियन नाम की नस्ल से जाना जाने लगा, जो इंटेलिजेंस स्टेमिना वाले पपीज थे। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। टोगो 2 साल और जिया, पर उसके जाने के बाद भी सेबला ने अपना काम जारी रखा। ये मूवी हमें सिखाती है कि डॉग हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टोगो ने अपनी बहादुरी से काफी बच्चों की जान बचाई, पर उनका एक हिस्सा दुनिया से छिपा हुआ था, जिससे न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बाल्टो का स्टेचू है। सभी को लगता था कि बाल्टो ने ही सीरम रिले में डॉग को लीड किया, पर फिर 2011 के टाइम मैगजीन में टोगो की स्टोरी सभी के सामने लाई गई और नोम के लोग अभी भी टोगो को अपना हीरो मानते हैं। और आप अपने डॉग से कितना प्यार करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना।